हम सुनेंगे बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स स्नेहल की आवाज में भाग 1। कार्ल मार्क्स तथा बुद्ध में तुलना करने के कार्य को कुछ लोगों द्वारा एक मजाक माना जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मार्क्स तथा बुद्ध के बीच 2381 वर्ष का अंतर है। बुद्ध का जन्म ईस्वी सन पूर्व 563 में हुआ था और कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 में हुआ। कार्ल मार्क्स को एक नई विचारधारा व नए मत राज्य शासन का व एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माता माना जाता है। इसके विपरीत बुद्ध को एक ऐसे धर्म के संस्थापक के अलावा और कुछ नहीं माना जाता जिसका राजनीति या अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। इस निबंध के शीर्षक बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स से ऐसा आभास होता है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच समानता या विषमता को दर्शाने वाला है। इन दोनों के बीच समय का बहुत बड़ा अंतराल है। उनके विचार क्षेत्र भी अलग अलग है। अतः इस शीर्षक का अजीब सा प्रतीत होना अवश्य भावी है। मार्क्सवादी इस पर आसानी से हंस सकते हैं और मार्क्स तथा बुद्ध को एक समान स्तर पर लाने का मजाक व हंसी उड़ा सकते हैं। मार्क्स बहुत आधुनिक और बुद्ध बहुत पुरातन है। मार्क्सवादी यह कह सकते हैं कि उनके गुण की तुलना में बुद्ध केवल आदिम व अपरिष्कृत ही ठहर सकते हैं। फिर दो व्यक्तियों के बीच क्या समानता या तुलना हो सकती है? एक मार्क्सवादी बुद्ध से क्या सीख सकता है? बुद्ध एक मार्क्सवादी को क्या शिक्षा दे सकते हैं? फिर भी इन दोनों के बीच तुलना आकर्षक तथा शिक्षाप्रद है। इन दोनों के अध्ययन तथा इन दोनों की विचारधारा व सिद्धांत में मेरी भी रुचि है। इस कारण इन दोनों के बीच तुलना करने का विचार मेरे मन में आया। यदि मार्क्सवादी अपने पूर्वाग्रहों को पीछे रखकर बुद्ध का अध्ययन करे और उन बातों को समझे जो उन्होंने कही है और जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो मुझे यकीन है उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। वास्तव में उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि बुद्ध की हंसी व मजाक उड़ाने का निश्चय करने के बाद वे उनकी प्रार्थना करेंगे, परंतु इतना कहा जा सकता है कि उनको यह महसूस होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं व उपदेशों के कुछ ऐसी बात है जो ध्यान में रखने के योग्य और बहुत लाभप्रद है। अब हम सुनेंगे बुद्ध का सिद्धांत। बुद्ध का नाम सामान्यतः अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। अहिंसा को ही उनकी शिक्षाओं व उपदेशों का समस्त सार माना जाता है। उसे ही उनका प्रारंभ व अंत समझा जाता है। बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत ही व्यापक है, अहिंसा से बहुत बढ़कर है। अतएव यह आवश्यक है कि उनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। मैंने त्रिपिटक का अध्ययन किया। उस अध्ययन से मैंने जो समझा मैं आगे उसका उल्लेख कर रहा हूँ। 1. मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। 2. प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होता। 3. धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों व वास्तविकताओं से होना चाहिए। ईश्वर या परमात्मा या स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पना से ही नहीं होना चाहिए। 4. ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। 5. आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। 6. पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। 7. वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। 8. धर्म के केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होनी चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। 9. नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है, चूंकि ईश्वर नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। 10. धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना है, उसकी उत्पत्ति या उसके अंत की व्याख्या करना नहीं।
11 कि संसार में दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होता है और इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना है। 12 कि संपत्ति के निजी स्वामित्व से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथों में आ जाती है और दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। 13 कि समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि इस दुख का निदान इसके कारण का निरोध करके किया जाए। 14 सभी मानव प्राणी समान हैं। 15 मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, जन्म नहीं। 16 जो चीज महत्वपूर्ण है वह है उच्च आदर्श, न कि उच्च कुल में जन्म। 17 सबके प्रति मैत्री का साहचर्य व भाईचारे का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। 18 प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भोजन की। 19 अच्छा आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। 20 कोई भी चीज भ्रमातीत व अचूक नहीं होती। कोई भी चीज सर्वदा व्याधकारी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परीक्षा के अध्ययन होती है। 21 कोई वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती। 22 प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम के अधीन होती है। 23 कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। सदैव वस्तुओं में होने का क्रम चलता रहता है। 24 बुद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए न हो तो वह अनुचित है। 25 पराजित के प्रति विजेता के कर्तव्य होते हैं। बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही सिद्धांत है। यह कितना प्राचीन परंतु कितना नवीन है। उनके उपदेश कितने व्यापक तथा कितने गंभीर है। अब हम सुनेंगे कार्ल मार्क्स का मौलिक सिद्धांत। आइए अब हम कार्ल मार्क्स द्वारा मौलिक रूप से प्रस्तुत मूल सिद्धांत का विवेचन करें। इसमें संदेह नहीं कि मार्क्स आधुनिक समाजवाद या साम्यवाद का जनक है, परंतु उसकी रुचि केवल समाजवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित व प्रस्तुत करने मात्र में ही नहीं थी। यह कार्य तो उससे बहुत पहले ही अन्य लोगों द्वारा कर दिया गया था। मार्क्स की अधिक रुचि इस बात को सिद्ध करने में थी कि उसका समाजवाद वैज्ञानिक है। उसका जिहाद पूंजीपतियों के विरुद्ध जितना था उतना ही उन लोगों के विरुद्ध भी था जिन्हें वह स्वप्नदर्शी या अव्यवहारिक समाजवादी कहता था। वह उन दोनों को ही पसंद नहीं करता था। इस बात पर इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मार्क्स अपने समाजवाद के वैज्ञानिक स्वरूप को सबसे अधिक महत्व देता था। जिन सिद्धांतों को मार्क्स ने प्रस्तुत किया उनका उद्देश्य कुछ और नहीं, केवल उसके इस दावे व विचारधारा को स्थापित करना था कि उसका समाजवाद वैज्ञानिक प्रकार का था या स्वप्नदर्शी व अव्यावहारिक नहीं। वैज्ञानिक समाजवाद से कार्ल मार्क्स का यह अभिप्राय था कि उसका समाजवाद अपरिहार्य तथा अनिवार्य प्रकार का था और समाज उसकी ओर अग्रसर हो रहा है तथा उसकी गति को आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती। मार्क्स के इस दावे व विचारधारा को सिद्ध करना है जिसके लिए उसने मुख्य रूप से परिश्रम किया। मार्क्स की अवधारणा निम्नलिखित प्रमेयों पर आधारित है। 1. दर्शन का उद्देश्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं। 2. जो शक्तियाँ इतिहास की दिशा को निश्चित करती है वे मुख्यतः आर्थिक होती है। 3. समाज दो वर्गों में विभक्त है, मालिक तथा मजदूर। 4. इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। 5. मजदूरों का मालिकों द्वारा शोषण किया जाता है, मालिक उस अतिरिक्त मूल्य का दुरुपयोग करते हैं।
जो उन्हें अपने मजदूरों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिलता है। 6. उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके शोषण को समाप्त किया जा सकता। 7. इस शोषण के फलस्वरूप श्रमिक अधिकाधिक निर्बल व दरिद्र बनाए जा रहे हैं। 8. श्रमिकों की इस बढ़ती हुई दरिद्रता व निर्बलता के कारण श्रमिकों की क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो रही है और परस्पर विरोध वर्ग संघर्ष के रूप में बदल रहा है। 9. चूंकि श्रमिकों की संख्या सामियों की संख्या से अधिक है, अतः श्रमिकों द्वारा राज्य को हथियाना और अपना शासन स्थापित करना स्वाभाविक है। इसे उसने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के नाम से घोषित किया है। 10. इन तत्वों का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजवाद अपरिहार्य है। मुझे आशा है मैंने उन विचारों का सही उल्लेख किया है जो मार्क्सवादी समाज के मूल आधार है। अन्य मुद्दों की जानकारी हम अगले भाग में सुनेंगे।